8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। नोटबंदी की आखिरी तारीख भी आ गई पहले मन से, और अब उचटे मन से देश की जनता अब भी एटीएम के सामने कतार में है। इंतजार है पीएम मोदी की अगली रणनीति के खुलासे का। आम आदमी 50 दिनों के बाद अब राहत की सांस लेना चाहता है। वो चाहता है कि देश की भलाई के लिए जिस तरह से वो लाइन में खड़ा रहा, अब देश की सरकार उसके लिए रियायत तय करे। पीएम मोदी ने भीम ऐप लॉन्च करके शायद इस उम्मीद को और बढ़ा दिया है। सारा कारोबार जैसे हम पहले नोट या सिक्कों से करते थे, वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। दरअसल ब्लैक मनी पर कठोर चोट करते हुए मोदी सरकार ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए। जनता को शुरुआती दिक्कतें हुई, लेकिन जिस लेवल पर 50 दिनों में मुश्किलें हल होने का सरकार ने ढांढस बंधाया, वो नहीं हो सकी। हालांकि इकोनॉमी पर नोटबंदी का बढ़िया इम्पैक्ट हुआ। टैक्स कलेक्शन बढ़ा, फल सब्जियों की कीमतें गिरी, हवाला कारोबार 90% तक कम हुआ, आतंकवाद और नक्सलियों की फंडिंग पर रोक लगी, कश्मीर में पत्थरबाजी, हिंसा की वारदातें कम हुई। हालांकि नोटबंदी से नौकरी जाने की कुछ शिकायतें भी आईं, लेकिन कुल मिलाकर नोटबंदी के क्रांतिकारी फैसले से देश के बेहतर भविष्य की उम्मीद जगती है। सियासी बयानों से इतर नोटबंदी का अर्थशास्त्र फायदे का सौदा लग रहा है। इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं गौरव अग्रवाल के पास, जहां जनता भी सीधे पूछेगी सियासतदानों और एक्सपर्ट से सवाल। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और वक्त हो चुका है बिग स्टोरी बिग डिबेट मेगा एडिशन का। जी हां, आज से 50 दिन पहले देश में कुछ ऐसा ही हुआ, करीब इसी वक्त, जिसने न केवल देश भर को हिलाकर रख दिया बल्कि दुनिया में भी इसकी चर्चा होने लग गई। नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन। 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया और उसकी जगह सरकार ने 500 और 2000 के नए नोट जारी किए। लेकिन सरकार की तरफ से जो तर्क दिए गए इस नोटबंदी के, वो भ्रष्टाचार मिटाने के, काला धन को बाहर निकालने के, आतंकवाद पर की फंडिंग पर लगाम लगाने के, नक्सलियों के ऊपर लगाम लगाने के, तमाम तरह के तर्क दिए गए। आम आदमी को फायदा होने का तर्क दिया गया। क्या सरकार जो कह रही थी ये सब पूरा हुआ? क्योंकि नोटबंदी के जो 50 दिन थे वो पूरे हो चुके हैं और अब जनता ये पूछ रही है कि हमने कतारों में खड़े होकर नोटबंदी को जो समर्थन दिया, उसके बदले में हमें क्या मिला? और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ आज इस मेगा एडिशन में पॉलिसी मेकर्स हैं, विपक्षी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक्सपर्ट्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर आम जनता है इस देश की, जो इस नोटबंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। तो आज हम न केवल अपने एक्सपर्ट से और अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे, बल्कि आज हम आम जनता के पास भी जाएंगे, उनके सवाल भी लेंगे और उनके जवाब भी सुनेंगे। हम आपको अपने पैनल से रूबरू करवा दें। इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ कांग्रेस से इस वक्त जयवीर शेरगिल हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। मेरे साथ असीम चावला हैं, टैक्स एक्सपर्ट। मेरे साथ राम उपेंद्र दास हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट। मेरे साथ इस पैनल में प्रवीण खंडेलवाल है, सेक्रेटरी जनरल CAIT। रिटेलर्स की तरफ से, कारोबारियों की तरफ से पक्ष रखेंगे अतुल अंजान, लीडर CPI, इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में जुड़ेंगे। और साथ ही एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, AK भट्टाचार्य, एडिटर बिजनेस स्टैंडर्ड। तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और क्योंकि नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो चुके हैं, इसलिए सबसे पहला सवाल तो जीवीएल आपसे ही बनता है। 50 दिन पूरे हो गए, जो सोचा था वो हासिल हुआ?
बिल्कुल, जिस प्रकार भारत की जनता ने समर्थन किया है प्रधानमंत्री जी का इस बड़े फैसले का, जिस प्रकार दिक्कतें होते हुए भी जनता ने इसको प्रधानमंत्री जी की उनकी सराहना किया है, जिस प्रकार एक बड़े कदम इस देश में पहली बार एक प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार हिम्मत से लिया है, जिसका बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं, इसका बहुत लंबे समय तक इसके पॉजिटिव असर होते रहेंगे और काले धन और भ्रष्टाचार के भारत को मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो यज्ञ शुरू किया है, मैं मानता हूं, मैं सबकी आपके दर्शकों का भी और जो आज मौजूद है यहाँ, इन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस यज्ञ में प्रधानमंत्री जी के साथ देने के लिए, क्योंकि आप ही जनता ने प्रधानमंत्री जी को बड़ी बहुमत देकर के प्रधानमंत्री बनवाया, देश की नेता के रूप में चुना और आज समय आया है प्रधानमंत्री जी पिछले 2.5 साल से जिस प्रकार एक करप्शन फ्री गवर्नेंस दिए हैं भारत में। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 3 साल पहले इस देश में जब चर्चा होता था मीडिया माध्यमों में कितना पैसा गया, किस स्कैम में कितना पैसा गया, 2G स्कैम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ऐसे अनेक घोटाला प्रतिदिन इस चर्चा होता था। आज केवल हम चर्चा इस बात का कर रहे हैं सरकार के खाते में कितना आ रहा है। ब्लैक मनी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार कुछ महीने पहले जब सितंबर में ये वॉलंटरी डिस्क्लोजर खत्म हो गया था, तब 65,000 करोड़ रुपया लोगों ने अपने आप डिक्लेयर किया है। यही सवाल लोग पूछ रहे हैं और खासकर विपक्षी पार्टियां भी पूछ रही हैं कि ठीक है, सरकार के इरादे बहुत अच्छे थे और उसके इस नोटबंदी के दौरान हमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जहां करप्शन पर चोट हुई है, लेकिन सीधा सवाल लोग यही पूछते हैं कि अभी तक कितना काला धन आ गया इस नोटबंदी के बाद। अब देखिए, मैं किसी राजनीतिक दलों का कोई जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कुछ ही मिनटों के अंतर इन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया, भारत बंद तक बुलाया, संसद को नहीं चलने दिया, सारे नकारात्मक दृष्टिकोण से अपोजिशन पार्टीज ने इसको लिया है। तो इसलिए मैं नहीं मानता हूं उनका कोई जवाब हमें एज ए पॉलिटिकल पार्टी नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं जनता के प्रति हमारा अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि इस जनता ने 2 महीने तक पूरा प्रधानमंत्री जी का इस फैसले का समर्थन किया है और इसके प्रति जवाबदेही सरकार का बनता है। इसलिए कल परसों जब वित्त मंत्री कल उन्होंने एक आंकड़े प्रस्तुत किए किस प्रकार हमारे रेवेन्यूज में बढ़ोतरी आई है, किस प्रकार एक्साइज रेवेन्यूज हो, इनकम टैक्स हो, हम उन आंकड़ों पर आएंगे, उस पर भी बात करेंगे, टेक्निकलिटीज की बात करेंगे, एक्सपर्ट्स भी उनसे भी पूछेंगे। लेकिन क्योंकि आपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स की बात की है, विपक्ष की बात की है, तो विपक्ष से हमारे साथ इस वक्त जयवीर शेरगिल है इस पैनल में। जयवीर, सीधा आरोप आप पर, आप जनता की नहीं अपनी राजनीति की बात कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। नोटबंदी के दौरान और कई बार हमें भी देखने को मिला, जनता ने कहा कि हमें दिक्कत है, लोग बैठे हैं अभी इनसे भी पूछेंगे, दिक्कत है, लेकिन सरकार के इस कदम के साथ हम हैं। विपक्ष को क्या दिक्कत है, बार बार सरकार ये पूछती रही। आज 50 दिन पूरे हो गए हैं और किसी ने बहुत खूब लिखा था, दोहरा देता हूं। देश ने मांगी थी उजाले की फकत की एक किरण, देश ने मांगी थी उजाले की फकत की एक किरण, निज़ाम ने हुक्म दिया चलो आग ही लगा दी जाए। तो पूरा आर्थिक स्थिति को तहस नहस कर दिया। एक गृहिणी जो पैसे संभाल के रखती थी उसके सपनों को तहस नहस कर दिया। जीवीएल साहब ने भी कहा, बड़े भाई की तरह हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 8 नवंबर को कहा, ये डीमोनेटाइजेशन एक महायज्ञ की तरह है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, ये कैसा महायज्ञ है जिसमें अपने ही देशवासियों की आहुति दे दी। 115 लोगों ने अपनी जान गंवाई, मैं आंकड़ों पे आऊँगा, अनगिनत लोग रोजगार गंवाई। इतनी लोगों ने इतनी रोजगार पैदा नहीं की जितनी बेरोजगारी फैलाई। मैं मानता हूँ ये 50 दिन ब्रिटिश राज की तरह हैं, जब अंग्रेज गोरे हमारे देश पे राज करते थे, जब मुझे अपनी ही संपत्ति के लिए एक सरकार पे मोहताज, बेबस और लाचार कर दिया जाता था और सरकार हमें उंगलियों पे नचाया करती थी। अब मैं बात करता हूं, जीवीएल जी ने कहा कि देश बहुत खुश है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सरकार के खातों में बहुत पैसे आ गए। जनाब, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है सरकार की खातों में पैसे तो आते ही हैं। आज जनता पूछ रही है सरकार के खातों से हमारे खातों में कब पैसे आएंगे। जब आप ये बात कह रहे हैं तब जनता सामने बैठी है और जनता से हम ये बात जरूर पूछेंगे। बस थोड़ी देर में हम जनता के पास गौरव जी, मैं खत्म कर लूंगा। हाँ बिल्कुल पूरी कीजिए। 50 दिन में कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने अगर अच्छे दिन नहीं आए तो मुझे चौराहे पे बुला लेना और जो दंड चाहे दे देना।
अब मैं जीवीएल जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या उनको चौराहे पे बुलाने का समय आ गया है? क्या हमारी विड्रॉल लिमिट जो 25,000 रुपए थी वो हट जाएगी? क्या जो तेंबली गांव की एक औरत का जिसका कल गया बयान है कि मुझे फक्र था मैं उस गांव की हूं जिसमें सबसे पहले मुझे आधार मिला, पर आज मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है गांव में एक पैसा नहीं। क्या वो 25,000 कारखाने जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तेंबली लूं, फिरोजाबाद में 4 लाख फैक्ट्रियां हैं जो चूड़ियों और शीशे का काम करती हैं, 70%। ठीक है, मैं आपके इन सवालों का आऊंगा, जीवीएल से जवाब लूंगा। मैं आपके इन सवालों का जीवीएल से जवाब दूंगा, लेकिन ब्रीफ हाँ, ठीक है, छोटी सी जवाब। जल्दी। आप देखिए, आप 60 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, लगभग 60 साल तक राज किया है, और आज आकर के हमें सवाल पूछते हैं कि इतने देश में 50% लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, जबकि ये गलत आंकड़ा है। और आज आपने जब प्रधानमंत्री, अब मनमोहन सिंह जी जब सवाल पूछते हैं, अपने आप में वो सवाल उठा देता है। मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, आरबीआई गवर्नर रहे, वित्त मंत्रालय का सचिव रहे, 25-30 साल तक उनका दबदबा रहा अलग अलग पोजीशंस पर, और उनके नाक के नीचे लाखों करोड़ों की जनता का पैसा लूटा गया। तब कांग्रेस पार्टी को कोई परेशानी नहीं हुई। आज भी आपके नेताओं की नाम आता है बड़े बड़े घोटालों में, अगस्ता हो, दूसरे घोटाले हो, लेकिन आपको, आपके परिवार को इसकी कोई जवाबदेही जनता के प्रति आप जवाब नहीं देना चाहते। मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास आऊंगा, लेकिन यही जनता से पूछेंगे कि जनता क्या सोचती है इस बारे में। बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। मैम, आप बताइए, नोटबंदी से 50 दिनों में आपको क्या दिक्कत हुई, आप कैसे सोचती हैं इसके बारे में? देखिए, इन 50 दिनों में जनता को दिक्कतें हुई, लेकिन आपने एक भी व्यक्ति से ऐसा नहीं सुना होगा कि मैं धैर्य उन्होंने इतना रखा कि उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं, हम कष्ट झेल रहे हैं और ये काम अच्छा ही होगा। आप ये देखो, एक छोटे से घर में एक सफ़ेदी कराते हो तो कितनी हसल बसल हो जाती है। वो व्यक्ति 125 करोड़ देश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और देखो जो विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने कितना, मतलब कि पैसा एक किस्म का खराब किया। अधिवेशन में कितना पैसा जो है वो किसका वेस्ट हुआ है। विरोधी पार्टियां खाली विरोध कर रही हैं, जनता साथ है मोदी जी के। सर, आप बताइए, आप कैसे देखते हैं इन 50 दिनों को? मेरे हिसाब से तो किसी को इतनी दिक्कत नहीं हुई कि भाई वो परेशान हो जाए इस बात के लिए। सभी ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, लेकिन हमें नहीं हुई, लग नहीं रहा। चलिए, इनको भी दिक्कत नहीं हुई। एक रिएक्शन इधर से भी। सर बताइए। इस पीरियड में किसी को कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। हम तो मोदी जी के साथ हैं, और ये प्रोग्राम, और जब आप ये कहेंगे तो लोग आपको बीजेपी का कार्यकर्ता भी बता सकते हैं। हम बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है ना, हम तो ऑर्डिनरी एक वोटर हैं, और जिस पार्टी का अच्छा आदमी होता है उसको वोट देते हैं। ऐसा मैं किसी पार्टी के मेंबर नहीं। तो आप संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल। तो सर, ये सामने खुलकर आ रहा है कि जनता, आपने एक व्यू सुना, जनता कह रही है परेशान हुए लेकिन संतुष्ट हैं। एक एक्सपर्ट व्यू अब इकोनॉमिस्ट का, राम उपेंद्र दास हमारे साथ हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट। राम उपेंद्र दास, इन 50 दिनों में तरह तरह के अनुमान है, जीडीपी से लेकर टैक्स कलेक्शन तक और काला धन से लेकर भ्रष्टाचार तक। इन 50 दिनों को अभी धीरे धीरे आंकड़े सामने आएंगे तो हम और ज्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, लेकिन इन 50 दिनों के अंदर जो सरकार का मकसद था, क्या वो पूरा होता दिखा? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो एक जो बहुत बड़ी चीज़ इसमें हुई है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, वो ये कि देश में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, और उसकी एक वजह बताई जा रही थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, और आरबीआई बराबर उसको नीचे कर रहा था, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं रहा था। उसका एक अहम कारण था क्योंकि बैंकों में एनपीएस और तमाम अलग वजहों से कैपिटलाइजेशन नहीं था, मुद्रा नहीं थी। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ है कि बैंक्स का रिकैपिटलाइजेशन हुआ है, जो आने वाले दिन में लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के सहारे आप देखेंगे कि कंज्यूमर और इन्वेस्टमेंट लोन्स लेंगे, और वो इकोनॉमी में जा करके डिमांड, इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाएगा, और उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ग्रोथ पे पड़ेगा। दूसरी चीज़, अभी आप जो रीसेंट आंकड़े जो आज मैं देख रहा था उसमें अगर देखें तो चाहे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो या इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो, दोनों में इजाफा हुआ है इस दौरान। तो मुझे लगता है कि इस डिजिटलाइजेशन की वजह से जो ट्रांजैक्शंस अब ऑनलाइन और मोबाइल और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा होगा, उसमें एक बहुत बड़ी संभावना हो गई है कि एक बड़ा टैक्स बेस तैयार होगा और टैक्स कलेक्शन और ज्यादा होगा, और वो फिर प्लाउबैक इकोनॉमी में
किया चलिए, आप जाएगा। टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं। टैक्स एक्सपर्ट असीम चावला हमारे साथ हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन एक व्यू मैं कारोबारियों का लूंगा, क्योंकि ये कहा गया कि छोटे कारोबारियों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई डीमोनेटाइजेशन की वजह से, क्योंकि कैशलेस इकोनॉमी बनाने की तरफ हम हैं, लेकिन देश में अभी भी उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। तो हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल हैं। प्रवीण खंडेलवाल, क्या वाकई अभी भी हम कैशलेस इकोनॉमी हमारे लिए दूर की कौड़ी है और डीमोनेटाइजेशन के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत व्यापारियों को हुई? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये बात तो सही है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद व्यापार में काफ़ी गिरावट आई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब आप इकोनॉमी में से एक बहुत बड़ा चंक कैश फ्लो का निकाल लेंगे तो निश्चित रूप से उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिशनली हमारी इकोनॉमी कैश बेस्ड है। लेकिन जिस तरीके से डिजिटल पेमेंट का अडॉप्शन पूरे देश में हो रहा है, और ये मुझे लगता है कि एक समय है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन एक पुराने स्टाइल से नए बिजनेस में आना चाहिए, तो अभी जैसे पहले कई अनुमान है जीडीपी से लेकर व्यापारियों के व्यापार के ऊपर और ग्रोथ को लेकर, साथ ही बैंक से जुड़े हुए, और कहा गया कि 50,000 रुपए की जो लिमिट दी गई, क्या होता है कारोबारी के लिए? गौरव जी, ये तो बात सही है कि 50,000 की लिमिट कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट रखती है, लेकिन जब जैसे अभी जनता ने कहा कि लोग अगर 2,000 रुपए के लिए भी अगर उन्होंने वेट किया, तो कारोबारी ने 50,000 रुपए के लिए भी वेट किया है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस सिस्टम से आने वाले समय में छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो, क्योंकि बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि उसका कारण है, अभी तक जो लोग बड़ी कैपिटल से कंट्रोल कर रहे थे, उनका जो सारा मैकेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बीच मेरे साथ सीपीआई लीडर अतुल अंजान भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से, और लखनऊ में तो आज एक बहुत बड़ी घटना हो गई है, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन असीम चावला, पहले आपके पास आऊंगा। टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, यह वित्त मंत्रालय कह रहा है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स दोनों के बारे में कहा है, और तमाम तरह की चीजें कही गई हैं। तो एज एन टैक्स एक्सपर्ट, जरा हमारे आम जनता को और जो व्यूवर्स इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं टीवी के उस पार, उनको ये बताइए कि टैक्स कलेक्शन बढ़ने से आम आदमी को क्या फायदा होगा? देखिए, अगर ये टैक्स कलेक्शन सही मायने में डीमोनेटाइजेशन की वजह से बढ़ा है, तो आप ये मानिए कि बैंकों में जितना पैसा जमा हुआ, उसका आज एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखता हूँ कि 7 लाख करोड़ रुपया जमा किया 60 लाख अकाउंट होल्डर ने। दोबारा बताता हूँ, 7 लाख करोड़ रुपया जमा किया 60 लाख अकाउंट होल्डर ने। एवरेज मान लीजिए 11,66,000 रुपया पर अकाउंट होल्डर ने जमा किया। अगर इसको सिंप्लीफाई तरीके से देखें तो हो सकता है ये 60 लाख अकाउंट होल्डर में से कई ऐसे हों जो टैक्स ना देते हों, तो शायद ये टैक्स के दायरे में आएंगे, एक पहलू। दूसरा पहलू, ये जो एडवांस टैक्स 15 दिसंबर को दिया गया, ये तीसरी तिमाही किश्त है। पहले नॉन कॉरपोरेट के लिए सिर्फ 3 बार एडवांस टैक्स दिया जाता था, सितंबर, दिसंबर और मार्च में, कॉरपोरेट जगत के लिए। फिर इन्होंने नॉन कॉरपोरेट जगत, व्यापारी और जो कॉरपोरेशन कंपनियां नहीं हैं, उनके लिए एडवांस टैक्स 4 तिमाही कर दिया, जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च। तो ये जो टैक्स दिया गया है तीसरी तिमाही, जो 15 दिसंबर को दिया गया है, ये ऐसा टैक्स नहीं है कि ये 8 नवंबर के बाद ही की वजह से ही दिया गया हो। 100% ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, ऐसा जरूर कह सकते हैं कि जिनका कैश की सेल्स वगैरह थी, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन मैंने पूछा कि अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, हाँ, सरकार के पास ज्यादा पैसा आता है, तो आम आदमी तक कैसे ट्रांसफर होगा? अगर टैक्स कलेक्शन सही मायनों में बढ़ता है, टैक्स बेस बढ़ता है, अभी और लोग टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं जो वेलफेयर के लिए हैं, जो आम वर्ग के लिए हैं, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, उसमें वो पैसा ज़रूर काम आएगा, क्योंकि सरकार डेफिसिट पे ही चल रही है कई टाइम से। और इसमें ये बात देखने वाली है कि टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा कई सालों से, टैक्स फाइलर्स बढ़ रहे हैं। टैक्स की इनकम टैक्स रिटर्न भरना एक बात है और इनकम टैक्स देना एक और बात है। ये बड़ी बात कही आपने। जी जी, एक छोटी टिप्पणी करूंगा। पहली बार इस देश में जनता ने देखा है बेईमानियों पैनिक रिएक्शन में रहे, सबसे अनुभव किया होगा। पहली बार इस देश में ऑनेस्टी की, इंटेग्रिटी की कोई वैल्यू दिख गई है। पहले टैक्स देने वाले को कई लोग बेवकूफ समझते थे, आप में से मुझसे कई लोग इसको एग्री करेंगे। और जो पैसा नहीं देता था, बेईमान सीना बड़ा करके चलता था। आज पैनिक है, इसके कारण
कई लोग जो इधर से उधर ट्रांसफर किए हैं, किसी ने, कुछ लोगों ने कोशिश किया है 40% को पैसा खो करके, किसी ने इधर इधर लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश किया, वहां भी पकड़े जाएंगे, फिर 75 पैसे देंगे, अंत में यही लगेगा इनको, भैया टैक्स दो और ये परेशानी। चलिए जीवीएल आपकी बात, तो जाविर एक रिएक्शन देना चाहते हैं, लेकिन जाविर आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले अतुल अंजान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल अंजान, एक भूचाल 50 दिन पहले आया था देश में, और आप जहां बैठे हुए वहां भी एक भूचाल आया ही हुआ है आज, लेकिन मैं 50 दिन पहले वाले भूचाल के बारे में पूछूंगा आपसे, और वो बात ये कि क्या नोटबंदी के बाद जो 50 दिन पूरे हो चुके हैं, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सरकार ने कहा था, और जैसा कि पीएम मोदी ने भी कहा कि एक नीति होती है, एक रणनीति होती है। नीति नोटबंदी थी और रणनीति थी बार बार नियमों को बदलना ताकि लोगों को कोई रास्ता ना मिले। तो क्या वो नीति और रणनीति दोनों कामयाब रही? गौरव जी, मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो इतना ध्यान रखिएगा कि अब तक आपकी बहस के अंदर जितने लोग बोले हैं वह सब इस सरकार के समर्थन के लोग बोले हैं, एक को छोड़ करके, और इतने सारे सवाल और इतने ज़्यादा गुणगान कर दिए गए, उनके संबंध में जो नकारात्मक पहलू हैं उन पर मैं ध्यान एक बार आपसे टिप्पणी के लिए कुछ समय चाहता हूं। नंबर 1, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? चुनाव में प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था कि हर परिवार के पास हम 15 लाख रुपए लाएंगे, 100 दिन के अंदर काला धन देश में ले आएंगे। उन्होंने ये कहा था 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष हम रोजगार देंगे। आज उन स्थितियों को देखिए, क्या वो वायदे पूरे हुए? और इस पूरे दौर के अंदर नारों की ऐसी खेती हुई, घर वापसी से लेकर बीफ तक, और गांव छोड़ने से लेकर के, और आ गए कहां तक हम कि हम आ गए लव जिहाद तक, और अब एक नया नारा आ गया कैशलेस। ये कितने दिन नारे लगेंगे? बात बताइए ना। कि इन 50 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको सिर्फ 50 मंत्री 50 दिन दे दीजिए बहनों और भाइयों, और 50 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री जी मुरादाबाद में कह रहे हैं कि 50 दिन के बाद से काम शुरू होगा और बेईमान लोगों के लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। ये नारे क्यों बदल रहे हो भाई? इस 50 दिन के अंदर देश के अंदर कम से कम 50 लाख लोग सर जो कार्यरत थे वो बेकार हो गए। अब मैं पूछ रहा हूं, पूरी 10 मिनट सुनिए, लेकिन जी बहस कर रही है तो आप बोलिए सर, आपके पास आ रहा हूं, आपको वक्त दे रहा हूं, लेकिन यहाँ जो जनता मौजूद है वो ये कह रही है कि हमें दिक्कत हुई, लेकिन उसके बावजूद हम सरकार के इस फैसले के साथ है। सर अब बोलिए आप। अरे सुनिएगा आप, दिक्कत हुई नहीं सुनिए, मैं गांव के लोगों की तारीफ कर रहा हूं, मैं शहर के लोगों की वकालत करने यहां नहीं बैठा हुआ हूं, मैं ग्रामीण आदमी हूं। आप सोचिए, आपने 10 रुपए किलो मजबूर होकर के, कोई रुपया न होकर के आपने लोगों को गोभी बेचने पर मजबूर कर दिया। पूरी की पूरी रबी की फसल तबाह कर दी आपने। बोन का क्षेत्र, अगर बुआई क्षेत्र बढ़ गया प्रधानमंत्री जी, तो गेहूं ज्यादा पैदा होगा। फिर विदेशों से आयात करने का फैसला 0% ड्यूटी पर क्यों आपने किया है? इन नीतियों का जवाब आपको देना होगा। मैं जवाब लेता हूं, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है अतुल जी, और वो ये कि मैं आ रहा हूं अतुल जी, ठीक है अतुल जी, आप सवाल उठाइए, लेकिन एक चीज बताऊं आपको। 400 सर सुनिए, अब मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। आपने कहा कि मैं ग्रामीण लोगों की बात करता हूं, शहरों की नहीं। सर हम सबकी बात करते हैं। इस देश के संविधान में न शहरी अलग किया गया, न ग्रामीण अलग किया है। इस देश का नागरिक है, चाहे वो गांव में रहता हो चाहे शहर में रहता हो। नोटबंदी से सब प्रभावित हुए। सर मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन जयवीर कुछ कहना चाह रहे हैं। जयवीर, इस सवाल के साथ आऊंगा आपके पास कि प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं दोनों सदनों में बोलना चाहता था, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लेकिन विपक्ष केवल हंगामा करना चाहता था, उसका मकसद ही नहीं था कि मैं बोलूं। देखिए, पहले तो मैं खुश हूं और बड़ी विनम्रता और इज्जत से जिन लोगों को दिक्कत नहीं हुई उनको एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश का एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। शायद कुछ उस 115 लोगों में से कोई पीड़ित परिवार यहाँ नहीं बैठा। एक माँ ने अपना 6 महीने का बच्चा गंवा दिया क्योंकि डॉक्टर ने कहा वो पुरानी करेंसी नहीं लेगा। वो किसान जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जीवीएल जी के प्रवक्ताओं के साथ मैं शो में बैठा था और वो मानते हैं और अखबारों में आए, सड़क पे टमाटर और आलू फेंक के गए हैं क्योंकि उनकी नहीं बिक रही। तीसरा, इस सरकार ने सितंबर में गेहूं पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। जब इंपोर्ट ड्यूटी लगती है तो कोई एक मिनट गौरव जी, आप फॉर मॉडिफिकेशन, आलू और प्याज तो इससे पहले की सरकारों में भी सड़क पे हमने देखे। चलिए गौरव जी, मैं अब अगली बात पे आ जाता हूँ। अब इस सरकार ने गेहूं की इंपोर्ट ड्यूटी, और आपको बता दूं नोटबंदी से पहले कीमत 8 रुपए किलो थी, आज 1 रुपए किलो है, और वो इसलिए दे गए हैं क्योंकि मंडियों में उनको भुगतान नहीं हो रहा है। और वो कृषि, और
इससे पहले जीवीएल जी टोके, इस सरकार ने गेहूं पे इंपोर्ट ड्यूटी 25% थी जो हमारे किसान को बचाती थी। नोटबंदी के चलते आज 0 हो गई है, 0। तो आज किसान जो पहले ही बैसाखियों पे था, आज उसकी बैसाखियां भी छीन ली। अब मैं जीवीएल जी की बात पे आ जाता हूं। भ्रष्टाचार का बहुत अच्छा भाषण हुआ कि भ्रष्टाचार रुकेगा। 3 स्तंभ थे इस निर्णय के, भ्रष्टाचार, काला धन, नकली नोट दूसरा, आतंकवाद तीसरा। अखबारें तो ये कहती हैं सबसे ज्यादा काला धन ही भाजपा के नेताओं के पास पकड़ा गया, किसी कैश में गाड़ियों में पकड़ा जा रहा है और कहीं पकड़ा जा रहा है। आरबीआई ने कहा मैं बता नहीं सकता कि कितना काला धन वापस आया। नकली नोटों की बात करते हैं, गुजरात में कल 21 लाख नकली नोट। एक मिनट बस छोटी सी बात। आतंकवादियों की बात करते हैं, आज मेरे पास 2000 का नोट नहीं है, जो आतंकवादी कश्मीर में पकड़ा गया है उसके पास 2000 का नोट है। तो कौन सा लक्ष्य पूरा हुआ? और जीवीएल जी, आज की अखबार शायद आपने नहीं पढ़ी, लॉन्ग रन शॉर्ट रन का ये जो लुक्का छिपी का खेल चल रहा है, आज आरबीआई ने कहा कि एनपीए की रेशियो 2018 में, सुन लीजिए, 12.6% बढ़ेगी। जो लोग अपना लोन नहीं चुकाते क्योंकि मुनाफा नहीं हो रहा। इस सब आपकी वजह से हुआ है। ये आरबीआई गवर्नर को आपने निकाल दिया, कांग्रेस ने थोड़ी निकाला। आप मुझे कह रहे हैं आपकी वजह से हुआ। कब तक कांग्रेस का ढंडोरा पीटते रहेंगे? 2.5 साल हो गए हैं जनाब। हम तो सवाल पूछेंगे, लोकतंत्र है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे देशद्रोही, आप पाकिस्तान नहीं भेज सकते। जयवीर, आपको सवाल का जवाब भी सुनना पड़ेगा ना। सवाल जवाब सुनिए। ये सारे जो एनपीएस आपके कार्यकाल के हैं महाशय, आपने ही लूटपाट करके, कमीशन लेकर के, जिस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था आज है, हमने आपसे ही लिया है। आपसे ही हमें मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आपके चलते, सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी नहीं है। नहीं, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट गौरव, लेट मी कंप्लीट। आपके समय का जो व्यवस्था थी, उसका परिवर्तन मोदी जी कर रहे हैं, ये आपके लिए बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि जो जिस प्रकार की पर्सनल इंटरेस्ट, जिस प्रकार की सेल्फिश इंटरेस्ट आपके हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो सब अभी ध्वस्त हो रहे हैं। इसके लिए आप परेशान हैं। इसलिए आप प्रधानमंत्री जी को सफल होते हुए देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन देश की जनता, किसान, मैं ग्रामीण इलाकों से आता हूं, मैं भी गांव में जाके आया हूं। पिछले 2-3 दिन मैं उत्तर प्रदेश के कई गांवों में जाकर आया हूं। सबसे ज्यादा समर्थन इसका यदि कहीं मिल रहा है, ये ग्रामीण इलाकों में मिल रहा है। इस बीच असीम कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात ले लेते हैं। असीम। गौरव, मैं तो सैंडविच हो गया कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो ये एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण देखिए, कुछ बातें हैं जो बड़ी जरूरी है। अतुल जी रुकिए, आ रहा हूं। 2012 में उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट 2012 में आप देखिए कि जो सरकार पहले थी, उन्होंने व्हाइट पेपर ऑन ब्लैक मनी लाए। उन्होंने ब्लैक मनी को कैसे ठीक करना है उसके कारण नहीं दिए, ब्लैक मनी क्या है वो बताया। मौजूदा सरकार से आप ऑफिशियली पूछिए कि ब्लैक मनी कितनी है, इसका कोई एस्टिमेट देने को तैयार नहीं है। करेक्ट। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं कि पहली बार एक जो आम अच्छा टैक्स पेयर है वो सीना चौड़ा करके शायद कह सकता है, खैर ये एक्सप्रेशन भी बड़ा डेंजरस है, एक आम टैक्स पेयर अगर उसको अच्छी फीलिंग हो कि भाई इस समय टैक्स पेयर की बड़ी इज्जत होती है, तो 15 महीने के अंदर 3 एमनेस्टी आ गई। पहले काले धन की आई जो बाहर था, फिर IDS 1 आई जून में, अब ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई। ठीक है, उसके बाद आपने ढेर सारी होलसेल इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट कर दी। ठीक है, इसका खमियाजा 1.5 साल बाद पता लगेगा। चाहे देखने वाली बात यह है कि इनकम टैक्स के जो प्रावधान अमेंड किए हैं उससे इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा, क्योंकि इतनी डिस्क्रिशन मिल जाएगी असेसिंग ऑफिसर को, जो आपने 60% टैक्स की बात करी है, तो इसी से डर लगता है। मेरा एक ही सवाल ये है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेके दोनों पार्टीज क्यों नहीं आगे आती, या सारी पार्टीज क्यों नहीं आगे आती? इसी सवाल को और सरल करते हुए जनता के बीच जाऊंगा, और आपके बीच आप लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो सवालों को भी हम शामिल करेंगे। प्लीज माइक दीजिए। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार को लेकर जो सरकार ने कहा था, जैसे कि यहाँ कह रहे हैं अभी हमारे एक एक्सपर्ट, कि भ्रष्टाचार को लेकर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर दोनों सरकारें काम क्यों नहीं करती? आपको लगता है कि सरकारें, चाहे कोई हो, कांग्रेस की, बीजेपी की, केवल बोलती हैं, एक्ट नहीं करती? कौन उधर वो बोलना चाह रहे हैं कुछ? देखिए सर, सबसे पहले मैं 2 चीज़ें यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि पीड़ा हमेशा परिवर्तन का परचम होता है। मैं खुद भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और यहाँ शहर में रहता हूँ।
सर्जरी से लेकर, एक छोटे से सर्जरी से लेकर जब एक बच्चा पैदा होता है वहां तक पीड़ा हमेशा होती है, लेकिन वो एक नवजन्म को आगे ले आती है। बिल्कुल इसी तरह मानता हूं मैं, बीजेपी के कई नेतागण हैं, उन्होंने भी इस बात को माना है कि पीड़ा जरूर हुई है, तकलीफें जरूर हुई हैं, लेकिन इसका परिणाम जो है उसकी तरफ हम नहीं जा रहे हैं। तो इसका परिणाम बिल्कुल जो है काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो उसके पीछे जो नीति है उसके साथ पूरा देश खड़ा है। ठीक है, एक और शख्स कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज माइक दीजिए इनको। जी सर, बताइए। राजनीतिक पार्टी का सुना, कांग्रेस का, बीजेपी का, 60 वर्षों में उन्होंने कुछ कोशिश नहीं किया। 60 वर्षों में अंग्रेजों की गुलामी को आगे बढ़ाता रहा। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक स्कीम लाए हैं, जैसे करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि राजनीतिक पार्टी करने की इच्छा शक्ति है ही नहीं, सिर्फ एक बंदे ने इच्छा शक्ति दिखाई है, तो उनको अदर पार्टी को समर्थन करना चाहिए था। एक नंबर। कोई सवाल आप में से कोई सेकंड मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता के ओर जा रही है। सर, ऐसा है कि रिजल्ट तो आना शुरू, 50 दिन में आपका एक भी रिजल्ट आना शुरू नहीं हुआ है। रिजल्ट अब लोग बेबाकी के से उतावला हो रहा है, लोग जानना चाहता है कि क्या कंट्रीब्यूशन हुआ 50 दिन में। ठीक है, हमारे इकोनॉमिक्स चैनल पार्टनर ने बताया कि काफी कुछ सेविंग्स हुआ है। समझ गए सर, ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जीवीएल सवाल का जवाब देना चाहेंगे। सब इसी घोषणाएं क्या होगी ना, मुझे इसकी जानकारी है, लेकिन इसका व्यवस्था, इस परिवर्तन का क्या होगा। मैंने पहले बताया, जो बेईमान थे उनको, उन पर दबाव रहेगा, और जो इनकम आपके टैक्स बेस हैं, नंबर ऑफ पीपल जो टैक्स पे करते हैं वो बढ़ेगा। लोगों को ये लगेगा भैया 30% दे दो और छुट्टी ले लो, नहीं तो आगे जाके परेशानी होगी। ये मैसेज सब में गया है। मोदी जी किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये छोड़ने वाले नहीं है। ये मैसेज सबके दिमाग के अंदर, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी दूसरा अभी रिजल्ट नहीं आया है। दूसरा, जितना पैसा बैंकों के पास है तो इंटरेस्ट रेट्स आम नागरिक के लिए घटना स्वाभाविक है। क्या ये बड़ा फायदा नहीं होगा? प्रॉपर्टी रेट्स, जो अब देखिए, प्रॉपर्टी जो खरीदना दिल्ली एनसीआर में नामुमकिन था, आम नागरिक के लिए मुमकिन ही नहीं था। वहां जिस प्रकार प्राइसेस आर्टिफिशियली बढ़े गए हैं, तो वो सारे नीचे आएंगे, तो जनता को हर तरह से फायदा होगा इसका। और हमें एक अच्छे देश का निर्माण करने के लिए हमें 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन की जो दिक्कत है वो झेलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूं जनता के मन में यही विषय है। प्लीज माइक दीजिए, एक सवाल और लेंगे जनता से। जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर, कांग्रेस हर बार हमेशा यही कहते हैं कि विजय माल्या को बीजेपी वालों ने भगा दिया। सर, 3 बार उन्हें लोन दिया गया था, जब उन्होंने लोन नहीं चुकाया था उसका समर्थन सिर्फ कांग्रेस ने किया था, पार्लियामेंट में उन्होंने शोर मचा के किया था। फिर ये किस बात पे कहते हैं कि करप्शन ये कम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी वाले कम नहीं कर रहे हैं? चलिए ठीक है, जयवीर जवाब देना चाहेंगे? एक वकील होने के नाते, और मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, अपने दोस्त को एक सूचना देना चाहूँगा। एक याचिका डली थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, अभी 2014 के बाद, कि 2014 से लेके 16 में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, मतलब जो लोग लोन नहीं चुका रहे, उसकी संख्या बहुत बढ़ रही है 2014 के बाद। और सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट पे पूछा था कि ये संख्या क्यों बढ़ रही है, और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उसका उत्तर नहीं दिया। कांग्रेस ने अच्छे काम किए, कमियां भी बहुत थी, पर कोई तो कारण होगा मेरे मित्रों कि जो 20 से 25% लोग लोन नहीं चुका रहे, 2 बढ़े। और आखिरी आज 2016 है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। आज आरबीआई ने कहा है 2016 से 18 तक 12.9% वो संख्या बढ़ेगी जो लोन चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि कारखानों को मुनाफा नहीं हो रहा। ठीक है, मैं तो अतुल जान आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल राम उपेंद्र दास से बनता है, जो यहां पर जयवीर शेरगिल ने बोला, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। राम उपेंद्र दास, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन तो हो चुका है, जो हो चुका है उसके बाद हम सबको जो अच्छा होगा बुरा होगा, हम सबको, इस देश की जनता को झेलना है। लेकिन आपको क्या लगता है इस सरकार के पास, क्योंकि बजट सबसे करीब और सबसे बड़ा इवेंट है अब इस डीमोनेटाइजेशन के बाद, क्या इस सरकार का फोकस इस बजट पर रह सकता है? कुछ ऐसी लोक लुभावन घोषणाएं या कुछ लोक लुभावन योजनाएं लाई जाएं, ताकि लोगों को जितनी परेशानी हुई इस नोटबंदी के बाद, उस बजट से, इस बजट से उस परेशानी पर मरहम लगाया जाएगा? बिल्कुल होगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, उसी से ये संबंधित है एक आकलन, कि चूंकि अब ज़्यादा डिजिटाइजेशन हो रहा है, ज़्यादा लोग अब टैक्स नेट में आने की संभावना उनकी बढ़ गई है और ज़्यादा लोग टैक्स पे करेंगे, तो ये जो इतना बड़ा बेस अब बन रहा है, ये अपने आप में
टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाएगा और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बना रहा है टैक्स रेट को घटाने के लिए। तो बजट में मुझे नहीं मालूम कि ये पॉपुलिस्ट मेजर है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये एक बहुत कारगर ग्रोथ स्टिमुलस साबित होगा, क्योंकि अगर टैक्स रेट घटेंगे तो लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगी और वो जाकर के बाजार में डिमांड करेंगे, जिसका कि ग्रोथ पर एक अच्छा पॉजिटिव असर पड़ने की संभावना है। और अगर बजट की उम्मीदें पूछें तो क्या उम्मीदें हैं इस नोटबंदी के बाद, खंडेलवाल साहब? मुझे लगता है मैं राम मुपन जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि जब इतना बड़ा डिपॉजिट बैंकों में आया है तो निश्चित रूप से न केवल इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें भी गिरावट आएगी। इसके साथ साथ जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो निश्चित रूप से कम होना चाहिए, जिससे कि मार्केट में जो इकोनॉमी का फ्लो है वो तेज़ी के साथ में बढ़ना चाहिए। और साथ साथ मुझे बिल्कुल इस बात की पूरी तरीके से उम्मीद है कि प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जिसका जिक्र अभी जीवीएल भी कर रहे थे, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ कंसेशंस वित्त मंत्री को निश्चित रूप से देने होंगे, जिससे कि प्रॉपर्टी आम आदमी की के हाथ में आ सके, जो अभी आम आदमी की पहुंच से दूर है। मैं पॉपुलिस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतने बड़े परिवर्तन के बाद यदि बजट में इस प्रकार के प्रावधान नहीं आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आम आदमी को निराशा होगी। इस बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अरशद आबिद भी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। और अरशद आबिद, इससे पहले अगर 2 घंटे पहले अगर ये शो हो रहा होता तो मेरा सवाल आपसे होता कि नोटबंदी का इस चुनाव पे क्या असर देख रहे हैं आप यूपी में, लेकिन सर आपने तो मेरा सवाल ही बदल दिया, आपकी पार्टी ने, आपके नेता ने। सर क्या हो गया? 50 दिन वाला भूचाल छोड़िए, आज क्या भूचाल आ गया आपकी पार्टी में, और ऐसा क्या हो गया जो बाप ने बेटे को ही पार्टी से निकाल दिया? पहला सवाल तो आपसे यही। गौरव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव जी हैं। समाजवादी पार्टी का एक अपना संविधान है और उस संविधान में 35 धाराएं हैं और हर संविधान की धाराएं कुछ न कुछ कहती है। समाजवादी पार्टी के संविधान में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता अनुशासनहीनता करे या पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों का पालन न करे तो उसको पार्टी से बर्खास्त किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के पूरे देश के, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता, समस्त राज्यों के अध्यक्ष, फ्रंटल संगठन के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी के साथ हैं और उन मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उनका पूरी तरीके से विश्वास कायम है और पूरी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी के पीछे है। हटा दिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हटा दिया, ठीक है, वो अब कह रहे हैं कि अभी भी मेरी पार्टी है, लेकिन चुनावों में नोटबंदी तो था ही एक बड़ा इवेंट। आपके लिए ज्यादा मुसीबत, अब इस मुसीबत ये होगी, ये घटना होगी और इससे जूझना आपके लिए ज्यादा बड़ा होगा, या अभी भी नोटबंदी आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी विकास पे आधारित राजनीति करती है, गरीबों, पिछड़ों, दलितों, शोषितों, मजलूमों के लिए राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है, खासकर देश के और दुनिया के समाजवादियों का लक्ष्य है, उनका जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो है कि जो सबसे कमजोर व्यक्ति है दुनिया का, देश का, गांव का, देहात का, और जो सबसे आखिरी लाइन में खड़ा है, वो उसके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है। समाजवादी पार्टी मुद्दों पर आधारित राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है। नोटबंदी आपके लिए मुद्दा है और आपको लगता है कि चुनाव में नोटबंदी का कोई असर पड़ेगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव हो? जल्दी से 20 सेकंड में मुझे ये उत्तर दे दीजिए ताकि अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं। गौरव जी, हमारे देश में, चूंकि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, अगर आप इतिहास पर नजर डालें तो देखें कि जब लैपटॉप नहीं थे, कंप्यूटर नहीं था और ये इतना जो है सोशल मीडिया भी नहीं था और मीडिया भी इतना जागरूक नहीं था, तो हमारे देश में नोटबंदी कोई ये पहली बार नहीं हुई है। नोटबंदी 1946 में आजादी से पहले हुई, 1954 में आजादी के बाद हुई और 1978 में मोरारजी देसाई जी की सरकार में हुई। लेकिन उन तीनों नोटबंदियों में बड़ा फर्क था। वो नोटबंदी सिस्टमेटिक तरीके से थी, तब पूरे देश में कोई लाइन नहीं लगी थी, पूरे देश में कोई बच्चा बिना इलाज के मरा नहीं था, पूरे देश में आपके लिए ये इशू है। आप ये कह रहे हैं कि हम लेके जाएंगे जनता के बीच। माफ कीजिएगा, समय कम है मेरे पास। अतुल अंजान, आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में नोटबंदी का मुद्दा छाया रहेगा, या आपको लगता है कि नहीं, वहां तो दूसरे मुद्दे और आ गए सामने, या इन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में डिमोनेटाइजेशन कोई बड़ा मुद्दा होगा? अतुल अंजान।
लगता है तुलन जान जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही, लेकिन मैं आपके पास ही आऊंगा। जी क्या वाकई पर आपसे चर्चा करने की लगता है तुलन जान जी तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन जीवीएल क्या नोटबंदी आपके लिए सबसे बड़ा इशू होगा इन चुनावों में, और नोटबंदी को लेकर जाएंगे इन चुनावों में? नहीं गौरव, हमारे लिए कोई ये चुनाव का विषय नहीं था, राजनीतिक विषय नहीं था, आज भी नहीं है। पर लेकिन हमारे लिए हर चुनाव में विकास ही मुद्दा है और इस चुनाव में भी विकास ही हमारा मुद्दा रहेगा। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की और बाकी राज्यों की जहां चुनाव हो रहे हैं वहां की जनता को वंचित रखा गया विकास से, तो उन राज्यों में उत्तराखंड खासकर उत्तर प्रदेश में हम इसको बड़ा विषय बनाएंगे। बट लेकिन जिस प्रकार पिछले 50 दिन में हम कम से कम आपके चैनल में 50 दिन के डिबेट में कम से कम 40 दिन डिबेट इसी विषय पर हुआ है, नोटबंदी। बिल्कुल, इसलिए है क्योंकि नकारात्मक दृष्टिकोण जो था अपोजिशन पार्टीज का, उसके कारण ये विषय बना रहा और मैं समझता हूं ये छोड़ने वाले नहीं है। ये जब ये मुद्दा बनाएंगे हम भी जनता का इसका जवाब देंगे। जनता का समर्थन हमारे साथ है। इस विषय को यदि चुनावी मुद्दा बनाएंगे, ये अपने ही खुदकुशी का इच्छा जाहिर करेंगे, राजनीतिक खुदकुशी का। सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जीवीएल, जनता कह रही है सर 50 दिन बहुत लाइन में खड़ा कर लिया, अब तो लिमिट बढ़ा दीजिए, कब बढ़ेगी एटीएम से पैसा निकालने की या बैंक से पैसा निकालने की लिमिट? अब देखिए कल वित्त मंत्री जी ने कहा था कि अभी लगभग, मैं आपको आंकड़ा देता हूं, लगभग जितना रद्द किया गया नोटबंदी के फैसले से करेंसी, उससे लगभग 45% पैसा करेंसी वापस बैंकों में दिया गया। पहले भी इतने ही रकम सर्कुलेशन में थी, बाकी सब एक जगह किसी लोगों ने जमा करके रखा था। और जहां तक और आरबीआई के पास आज के दिन बहुत ज़्यादा संख्या में करेंसी है और लिमिट बढ़ाने का जो निर्णय है आप आरबीआई से ही सुनेंगे और एक दिन का आप इंतजार करिए। आरबीआई से जो नया गाइडलाइंस जो भी होंगे उसका खुलासा होगा। बट लेकिन कुछ दिन तक पूरी तरह पहले जैसा स्थिति होने में कुछ दिन तो लगेगा, क्योंकि कांग्रेस ये लोगों को उत्साहने की, लोगों को डराने की बहुत कोशिश किए थे। 8 महीने लगेंगे सारा पैसा आने में, 2 महीने में लगभग आधा पैसा रिमोनेटाइज कर दिया गया। तो इसलिए इनका जो भी आरोप थे वो बेबुनियाद थे, तथ्यहीन थे और स्थिति सामान्य की तरह आज आगे बढ़ रही है। लेकिन आपके अनुमान से ज्यादा भी तो चीजें हो गई ना। आपने अनुमान लगाया था कि 9-10 लाख करोड़ आएगा, 14 लाख करोड़ के करीब पैसा। किसने बताया आपको? हमने कभी ऐसा नहीं लगाया की तरफ से। हमने बिल्कुल गलत है। सिर्फ कब का कौन सा स्टेटमेंट दिखाइए, किसने कहा है मुझे बताओ, किसने कहा है आपको? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं है। सारा पैसा जो भी जेन्युइन करेंसी है, फेक करेंसी बैंकों में नहीं आएगी, ये हमें पता था। बट लेकिन जो जेन्युइन करेंसी है लोग बैंक में नहीं लाएंगे। हमने कहा स्टेटमेंट दिया, दिखाइए मुझे। असीम नहीं आया था कोई अनुमान? देखिए स्टेटमेंट दिखाइए। ऐसा मीडिया में और प्रिंट मीडिया में हमने किसने कहा है मुझे बताइए ना। अटॉर्नी जनरल ने एक स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के, जब ये मैटर्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के थे, तब ऐसा एक स्टेटमेंट था कि 2 लाख करोड़ के करीब इमोबिलाइज हो जाएगा कैश, जब मैटर सुप्रीम कोर्ट ने कंसोलिडेट नहीं किए थे। मेरा एक और मुद्दा है इसमें, अब ये स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद मैटर्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अब बैठेगी, नए चीफ जस्टिस आएंगे, रेफरेंस होगा, 9 मुद्दों पे ये होगा। एक बड़ी अच्छी बात जीवीएल साहब ने कही कि आरबीआई अब आने वाले दिनों में कुछ कहेगी। देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ऐसी 2-4 और इंस्टीट्यूशन है जिनकी छवि बहुत अच्छी मानी गई, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनमें से एक है जिसकी इंटेग्रिटी और साख की लोग मिसाल देते हैं। ये बहुत हाई टाइम है प्रेजेंट मौजूदा गवर्नमेंट के लिए कि जो रिजर्व बैंक की छवि है इंडिपेंडेंस की, उसको बरकरार रखें। कोई किसी के जहन में अगर कोई ऐसा संदेह आता भी है तो वो संदेह दूर रखें। और दूसरा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ बैठी हैं, ये सब कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी की बात करती हैं। आपके शो में ये रेजोल्यूशन पास करें कि हम सारी डोनेशंस कैशलेस लेंगे और हम कोई भी डोनेशन कैश से नहीं लेंगे, चाहे 20,000 से कम हो या ज़्यादा हो। और दूसरी बात, हम आरटीआई के दायरे में आएंगे। जयवीर तैयार हैं इसके लिए? जयवीर तैयार हैं इसके लिए? हम आरटीआई में आएंगे और वी आर रेडी फॉर कंप्लीट फुल डिस्क्लोजर। अब ये कहें कि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हो पा रहा, जो डिसीजन लेने हैं वो तो हो जाते हैं। जयवीर, पहली तो बात, इन्होंने आरबीआई की बात की, और एक, अब मैं नोटबंदी सही या गलत से परे हट के चलता हूँ। जब बात आती है हिसाब मांगने की और जब बात आती है श्रेय लेने की,
8 नवंबर का निर्णय प्रधानमंत्री ने खुद डंके की चोट पे उसकी घोषणा की थी और 50 दिन का समय ना कांग्रेस पार्टी, ना तृणमूल, ना सपा, ना बसपा किसी ने नहीं तय किया था। गोवा की रैली में भारतीय जनता पार्टी ने खुद वो तय किया था। आज जब जनता जवाब मांग रही है तो उत्तर क्या आ रही है? आरबीआई बताएगी। तो श्रेय लेने में आगे, जवाब देने में गायब। अब आरबीआई क्यों बताएगी भैया? आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आप बताइए। और चुनावी मंच पे चढ़ के काला धन 100 दिन में आएगा, 15 लाख अकाउंट पे आएगा, तारीख पे तारीख डल रही है। मैं इस देश का युवा होने के चाहते, मैं भी चाहता हूं अच्छे दिन आए, पर जनाब कब आएंगे? और ये चुनावी मुद्दा होगा या नहीं होगा, ये जनता फरवरी में जब रिजल्ट्स आने तब बताएगी। अब आपने बात की आरटीआई की। इलेक्शन कमीशन ने एक चिट्ठी लिखी थी सब राजनीतिक दलों को कि क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के दायरे में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। भाजपा ने कहा नहीं, कांग्रेस ने कहा हाँ। तो ये आपका उत्तर है। नहीं, ये बिल्कुल ये गुमराह करने वाली बात है। हाँ। आप आरटीआई में आ जाइए ना, किसने रोका है आपको? इसी आप करते कुछ और है और कहते और कुछ है। इस प्रकार की दोहरी चरित्र ठीक नहीं है। जनता देख रही है और सबसे ज्यादा 80% आपका ही कैश डोनेशन में है, हमारा भी है, अच्छा अधिक मात्रा में है। और जो सुझाव जो इलेक्शन कमीशन ने दिया था 2000 के ऊपर वाले सारे आप चेक या डिजिटल पेमेंट्स लीजिए, उसको प्रधानमंत्री जी ने स्वागत किया है। लेकिन आपके एक्सपर्ट ने ये कहा है कि सारे होने चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं, क्योंकि जितने जो हम जनता से उम्मीद करते हैं, मैं पर्सनली मानता हूं राजनीतिक दलों को बाय एग्जाम जीवीएल जी सरकार करना पड़ेगा और इसके तरफ सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है। तो कांग्रेस कोई श्रेय मत लीजिए, लेकिन आपका चरित्र जनता जानती है। एक मिनट गौरव जी, सरकार आपकी है, आपकी नीयत इतना साफ है, आपका कुर्ता इतना सफेद है, कानून ले आइए, एक सब राजनीतिक दल आरटीआई में आएंगे, आगे होने वाला है। आज जनता के सामने कह दीजिए कि लोकसभा में आप बिल लाएंगे, ये बिल्कुल होने वाला है। जीवीएल, अब जनता से पूछते हैं, आप ही वो लोग हैं जो एटीएम के लिए भी कतारों में खड़े हुए, एटीएम के बाहर पैसों के लिए, और आप ही वो लोग हैं जो वोट डालने के लिए भी कतारों में खड़े होते हैं। तो आपको लगता है कि इन राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, इनके चंदे का हिसाब किताब लोगों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जी, उनको मैं भी कहता हूं मिलना चाहिए आज। लेकिन देखिए एक जवाब देता हूं। इसी देखिए, जब आप सारे जो डोनेशंस ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, अपने आप में सारा जानकारी जनता के पास आ जाएगी। बट लेकिन आरटीआई, कांग्रेस ने कहा है कि अब यहां स्टैंड बदल रहे हैं स्टूडियो में बैठ के। कांग्रेस का राय यही था कि हम कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में नहीं लाना है। जनता को गुमराह मत कीजिए, आपका भी स्टैंड यही है। अगर बदल गया तो लोकसभा में ले आइए। जनता की राय लेते हैं, एक मिनट जनता की राय लेते हैं। अभी कुछ और कुछ जीवीएल जनता की राय लेते हैं। सब ये कह रहे होना चाहिए, बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, लेकिन हो नहीं रहा है। अभी तक ना राजनीतिक पार्टियां आरटीआई के दायरे में आई हैं और ना ही उनके चंदे का हिसाब किताब लोगों को मिलता है। क्यों सर? नो डाउट ये केंद्र सरकार का अच्छा फैसला है, इसका फ्यूचर में फ़ायदा भी होने वाला है। बट सर प्रेजेंट का क्या? सर आज भी लोग कतार में खड़े हुए हैं। सर हम लोग 2 बजे स्टूडेंट हैं, हम लोग 2 बजे तक खड़े रहते हैं, तब जाके हम लोग को 2000 का नोट मिलता है। तो ये कब तक चलेगा सर? चलिए, और राजनीतिक पार्टियों पे मैंने सवाल पूछा था, इस पर अगर कोई बोलना चाहे कि राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं आती आरटीआई दायरे में, सर बताइए। ऐसा है, आज अभी बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव आ गया है, क्या कांग्रेस इसको स्वीकार करे कि आरटीआई में आने को हम लोग तैयार हैं? और जैसे देश के मुद्दे होते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ देश के बारे में क्यों नहीं सोचती और झूठ मूठ बोल करके फालतू की जनता को गुमराह करने की क्यों सोचती है? आपको ये चलिए ठीक है, तो राजनीतिक पार्टियां नहीं आ रही हैं लेकिन बातें करती हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? सर एफसीआरए जो कानून जिसमें आपने वो चेंज कर दिया है, प्रधानमंत्री ने कहा था हमने उसमें डॉट और कॉमा तक नहीं चेंज किया है। नहीं राजनीतिक पार्टी बोलिए सर, विदेशी चंदे को जो था इन्होंने विदेशी कंपनी का डेफिनेशन ही चेंज कर दी। दूसरे मुद्दे पर जा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि इन राजनीतिक पार्टियों को देश में जो चंदा मिलता है और वो चंदे का हिसाब किताब या आरटीआई सूचना के अधिकार के तहत इन पार्टियों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और क्यों नहीं आ पा रहे? वो तो बिल्कुल आना चाहिए। चलिए ठीक है सर, इन्होंने अमित शाह जी ने कहा था इस बारे में कि आना चाहिए, लेकिन आरटीआई इस तरीके से नहीं आनी चाहिए कि जब कोई मुझसे ये पूछे कि दिन में बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक फाइनल कमेंट मैं सबसे लेना चाहूंगा जीवीएल, आपसे एक फाइनल कमेंट 20 सेकंड में। तो नोटबंदी के 50 दिन पूरे, आगे क्या? देखिए, एक बहुत बड़ी एक शुरुआत हुआ है और देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को इसलिए चुना
ताकि वो व्यवस्था परिवर्तन करे, देश को नया मोड़ दे, देश की आर्थिक व्यवस्था को नया गति दे और लूटपाट जो हो रहा था इस देश में उसको उस पर लगाम लगे और ऑनेस्ट सिटीजन्स को लगे देश हमारे लिए भी है, केवल बेईमानों के लिए नहीं है। ठीक है असीम। करप्शन पे लगाम हो, आम आदमी का साथ हो, संयम से आम आदमी ने सब्र से साथ दिया इस सरकार का। ये सरकार ये ना कहे कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि सरकार के पास अभी समय है। ऑनेस्ट तरीके से एक ईमानदार कोशिश हो और करप्शन पे लगाम हो। ठीक है जयवीर। पक गई हैं आदतें, अब बातों से सर होंगी नहीं, अब कुछ तो हंगामा कीजिए क्योंकि ऐसे गुजर नहीं होगे। तो अब मैं 50 दिन का रिपोर्ट कार्ड लाल लकीरों से भरा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, कारखानों पे ताले लगे हैं। अब मोदी जी 50 दिन खत्म हो गए हैं, जनता हिसाब मांग रही है, रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखिए। ठीक है प्रवीण जी। मुझे लगता है कि 50 दिन के बैकड्रॉप में डिजिटल पेमेंट के अडॉप्शन को लेकर के सरकार को जनता को साथ जोड़ करके, ट्रेड एसोसिएशंस RWS के साथ जोड़ करके एक व्यापक अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी अब प्रायोरिटी इसके साथ। ठीक है ठीक। अरशद आबिद 20 सेकंड में फाइनल कमेंट। लगता है अरशद आबिद तक आवाज नहीं आ रही। राबू बेदरदास फाइनल कमेंट। मुझे लगता है कि डिजिटल पेमेंट की तरफ पॉजिटिव इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए, कैश की तरफ डिसइंसेंटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं जो आप डिस्कस कर रहे थे कि कैश में डोनेशन होगा, अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, अपने वक्त में से ये वक्त यहाँ इस डिबेट के लिए निकालने के लिए। तो बिग स्टोरी बिग डिबेट का मेगा एडिशन आप देख रहे थे। नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन जनता को जो चीजें मिलनी चाहिए वो अभी पूरी तरह से उनको नहीं मिल पा रही है। ये भी एक सच्चाई है। सरकार लगातार कह रही है कि हाँ हम कुछ करेंगे, और अभी तो पीएम मोदी का एक और अनाउंसमेंट बाकी है, उसके पर सब नजर लगा के बैठे हैं। वो अनाउंसमेंट जब सामने आएगा तो सबके सामने निकल कर आएगा कि 50 दिन के बाद इस देश की जनता को कतारों में खड़े होने के बाद, कैश के लिए किल्लत झेलने के बाद आखिर क्या मिला, और ये भी जी बिजनेस आपको बताता रहेगा। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट के मेगा एडिशन में जी मीडिया के हेडक्वार्टर से बस इतना ही। नमस्कार।